सॉरी, तो जब लास्ट क्लास में अपन जब कर रहे थे तो अपन क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो आज भी क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट लिखो ना। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। टू एन टू प्लस ओ टू रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा टू एनओ, टू एन टू ओ गैस। ठीक है, उसमें आपको इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.4, इसकी दे रखी है 0.9 और ये दे रखा है 0 किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पे। और वॉल्यूम दे रखी है बेटा 10 लीटर। क्या दे रखी है? 10 लीटर। केसी दिया हुआ है बेटा आपको 2 × 10⁻⁻37। फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ N2O एट इक्विलिब्रियम। कहां पे निकालना है बेटा? कि इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाए वहां पे। सेकंड है बेटा आपके पास में 2NO प्लस Br2 रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा 2NO Br गैस। इसकी कंसेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.08, इसकी दी हुई है 0.04 किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पर। जब टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आया तब NOBr की कंसेंट्रेशन बेटा आपको गिवन है 0.05। इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसेंट्रेशन निकालो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बेटा आपको कि 2HI गैस है, वो रिएक्ट करता है बेटा आपके H2 प्लस I2 गैस से। टाइम t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है बेटा आपके पास में ये 0.2 ATM। टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये दिया हुआ है 0.04 ATM। क्लियर है? आपको यहाँ पे केपी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? केपी। चलो करो, स्पीडली करो। हम्म, हुआ क्या? अच्छा रे, सुन लो, हमें पता है बेटा कि ये रिएक्शन आगे जाएगी। फॉरवर्ड जाने का रास्ता इसके पास, क्योंकि प्रोडक्ट है नहीं तो बैकवर्ड तो आ ही नहीं सकते, तो क्यू सी से निकालने की जरूरत है। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो मैं किसी एक में से क्या कर दूं बेटा? एक्स क्या कर दूंगा? तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 0.4 माइनस एक्स। इसमें 0.9 माइनस एक्स बाई 2 और ये एक्स। ये कब की बात है बेटा? सॉरी, मोल दिए हुए हैं। मोल, सॉरी, मोल दिए हुए, सॉरी। अब सुन ले मेरी बात, अब मैं बोल लूं तो बोल ले, एक ही बात है। ठीक है, अब तो बेटा ध्यान से, अगर अपन इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 10 से। जैसे हम डिवाइड करेंगे, मोल बनाएंगे ना बेटा, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा कि हमने कहा ये टाइम t इक्वल टू 0 पे मोल दिए हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 0.04 ही हो जाएगा, 0.09।
अब अगर ये मोल दिए हुए तो 0.04 में से x गया, कितना गया x, तो इसके 2 से कितना आएगा 0.09 माइनस से x/2, और ये कितना आएगा x। ये क्या होगी, ये तो हमारी कंसंट्रेशन है, और ये कब की बात है, जब इक्विलिब्रियम आया। रिएक्शन तब तक आगे चलती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आया। हमें हमेशा x से चलना है, और x हमेशा क्या लेना है, कंसंट्रेशन में। किसमें लेना है, कंसंट्रेशन में, क्योंकि कंफ्यूजन होना ही नहीं है ना। हाँ बोलो, किसको 2x से क्यों लेना है, 2x लेना ही क्यों, ये तो बता, x में क्या दिक्कत है तेरे, क्यों कंफ्यूज होती है, क्यों नए कंसेप्ट बनाती है जो समझ में नहीं आए बाद में, तेरे x लेने में क्या दिक्कत है। तो इसको 2x, इसको x और इसको 2x लेके क्या करना चाहती है, बता, फायदा है x लेना, फिर कंफ्यूज नहीं होगी। कल फिर तू कहेगी सर इसको 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी कराना है क्या, कंफ्यूज क्यों होना बेटा। ऐसी चीज लो जो आराम से समझ में, इसको x तो ये x/2, ये x, कितना आसान है। वो चीज लो जो अपने बचे, क्लियर है। तो ये चीज समझ में आई बेटा। हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है, x² अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कौन रिएक्टेंट, 0.04 माइनस x का इंटू 0.09 माइनस, यही है बेटा। अब जो बेटा ध्यान से, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 37, तो बेटा ये बहुत छोटा है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन ऑलमोस्ट आगे गई ही नहीं है, मतलब x बहुत छोटा है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा आता, मारो, क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी है, जा भाई, जानवर टाइम पे मरा कर। अब थोड़ा ध्यान से कि ये चीज सबको क्लियर हो बेटा। कि बेटा हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत अगर बड़ा आता तो मैं कहता रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म, क्लियर है। जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि रिएक्शन ऑलमोस्ट है खत्म। हम अब बहुत छोटा है, इसका मतलब x की वैल्यू बहुत छोटी, और जब बेटा बहुत छोटी होती है उससे एड और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हटाते हैं। एड और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। तो हम इसे क्या कर देंगे, x को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x² अपॉन 4 इन सॉरी 16 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -8। सोल्व करते क्या आ जाएगा, x, क्या आ जाएगा x। इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ ही नहीं है, तो मोल का क्वेश्चन है। कैसे, कि सर ये पहले 0 था, अब ये 0.05 है, तो बना अमाउंट कितना है बेटा 0.05 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितना 2। ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बाबूलाल, क्या बोलते हैं, ये वैल्यू आ गई बेटा। हमें गए, अब इसको हमें Br2 का पता करना है, तो क्या करो बेटा, इस वैल्यू से Br2 के स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हमें Br2 का क्या मिल जाएगा, गया अमाउंट। तो 0.04 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। बचाओ अमाउंट तो यही होगा ना। इसी तरह से ये वाला है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गया अमाउंट कितना हो गया 0.05, तो चला गया, बचेगा कितना 0.08 माइनस 0.0। बोलो कोई दिक्कत है। ये तो मोल का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, मोल का। साफ साफ क्वेश्चन हुआ ना मोल का ही, कि सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये वाला जैसे कर लो, इसके दो, इसके बेटा क्या बनता है, इसके दो कब बनते हैं, जब इसका एक जाता है, तो इसके 0.05 कब बनेंगे, जब 0.05 डिवाइड बाई 2 गए होंगे। ये तो मोल का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, मोल का। ये भी एक तरह का मोल का क्वेश्चन है। देखो इसके शुरुआत में 0.2 एटीएम थे, अब 0.04 एटीएम बचे हुए, कितने बचे हुए हैं। अब देखो बेटा इसका गया अमाउंट कितना है 0.16, कि सर इतना अमाउंट इसका चला गया। तो हम क्या करते हैं बेटा, अपना तरीका क्या है कि गया अमाउंट अपॉन है स्टोइकियोमेट्री, गया अमाउंट अपॉन है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बाबूलाल, क्या बोल देते हैं। तो बाबूलाल कितना आएगा बेटा, अपना गया अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितना आएगा 0.08। तो ये बाबूलाल है। अब हमें S2 का निकालना है, तो बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री कितना आ जाएगा 0.08, इसका भी 0.08। ये क्या आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन है। बोलो कोई दिक्कत है। प्रेशर दिए और वैसे भी इसका डेल्टा एन जी 0 है, के पी आई चाहे के सी आई चाहे के एक्स है, सब एक ही है।
ये वाला लिख लिया तेरे वाला, इसको क्या लिखेगी? लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। जल्दी लिखो, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना है नेक्स्ट वाला। बराबर। अरे तो सॉरी, क्लास मत लिया अगर, मत छोड़ा अगर क्लास। देखा जिज्ञासा, इसके अंदर तेरे पर्सनल दुश्मनी है, सल्टाने में लगी हुई है तेरे को ये। मैं तो हमेशा से कहता दोस्ती तोड़ दे। तुम खुद ही लड़ोगे, मैं क्यों लड़ाऊंगा? हाँ हाँ जी, वाह। ये लिख लिया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बोलो। तो लिखो, वी स्टार्ट विथ, वी स्टार्ट इनिशियली विथ एच आई, वी स्टार्ट इनिशियली विथ एच आई। क्लियर है? हमने इनिशियली किसके साथ स्टार्ट किया? एन आई। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम concentration of HI is 0.5 mole per liter, concentration of HI is 0.5 mole per liter. Find out equilibrium concentration of H2 and I2. देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है ना। देखो क्या करो, इनिशियली उसने हमें एच आई तो बताया नहीं कितना है, हमने कहा इनिशियली एच आई ए था। कितना था? ए। इसको हटा देते हैं अपन। अपन ने कहा अपने को कुछ नहीं पता, तो अपन ने एक ही तरीका कहते हैं, ये ए था तो ए माइनस एक्स, ये एक्स और ये एक्स, सॉरी एक्स बाई टू हो गया। अब देखो रिएक्शन उल्टा उल्टा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से शुरू कर दो। अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें लिखने को कहूं तो तुम क्या लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन है, यही प्रोडक्ट माना जाएगा अब भी, ये नहीं कि इसको रिएक्टेंट मान दो। रिएक्शन उल्टे चलने से कोई फर्क है नहीं पड़ता, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही रहेगा। रिएक्शन ये है ना, इस रिएक्शन का तो प्रोडक्ट यही, रिएक्शन उल्टी चली उससे क्या फर्क पड़ता है? तभी तो रिवर्स बोलते हो रिएक्शन को। इसका मतलब ये तो रिएक्शन रिवर्स होने का मतलब उल्टा लिखोगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट। रिएक्शन को उल्टा करने की जरूरत है? रिएक्शन रिवर्स चली तो ठीक है, रिवर्स चलने दो, प्रोडक्ट तो तू ही रहेगा, प्रोडक्ट तो तू ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट क्या है बेटा? एच आई, एच आई का स्क्वायर अपॉन एच टू इंटू आई टू। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स का एक्स बाय एक्स स्क्वायर अपॉन है, ये कितना है बेटा? 54.8 इक्वल टू 4 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे पता है ए माइनस एक्स कितना है, उसने दे रखा है, उसने कह रखा है टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे एच आई की कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है। इसका मतलब ये ए माइनस एक्स के इक्वल है। तो क्या मैं अगर ए माइनस एक्स की जगह 0.5 मोल रख दूं तो एक्स तो बाहर आया पड़े, एक्स तो बाहर है पड़े।
आ रही बात समझ में? छापो इसे बेटा। चले नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो बेटा अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये ब्रेक डाउन होगा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में। तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही देगा। अब देखो बेटा क्या होता है कि जो सॉलिड और प्योर लिक्विड होते हैं, मैं एक्वस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है, सॉलिड और एक प्योर लिक्विड, उनकी जो डेंसिटी होती है ना वो कांस्टेंट होती है, आप उनकी डेंसिटी बदले नहीं सकते। प्योर लिक्विड की आपको क्या सर सॉल्यूशन की, हाँ बदल सकते हैं सॉल्यूशन की डेंसिटी, पानी है उसमें और नमक मिला दो, वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट उतना ही रहना है, क्लियर है, डेंसिटी बच जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन की बदल सकते हो, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड की नहीं बदल सकते आप डेंसिटी, आपको सर और पानी मिलाओगे तो उतनी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, उसी रेशियो में क्या बढ़ जाएगी, वॉल्यूम। आ रही बात समझ? अब देखो सिंपल सी कहानी है कि अपने पास कैसी है, तो मुझे अगर पता है कि डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन ए वॉल्यूम, अगर मैं दोनों तरफ मोलर मास से डिवाइड कर दूं, डेंसिटी अपॉन ए मास इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। बोलो मोलर मास से डिवाइड करते हैं, इधर मोलर मास से डिवाइड किया, मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल, और आपको पता है मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। अब आपको पता है प्योर, देखो मोलर मास कांस्टेंट है, मोलर मास क्या है, कांस्टेंट, और डेंसिटी प्योर लिक्विड जैसे मर्करी हुआ, H2O लिक्विड हुआ, प्योर लिक्विड एंड सॉलिड की क्या होती है बेटा, कांस्टेंट क्या होती है, इसका मतलब दो कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन फॉर प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इज कांस्टेंट। लेट सॉलिड है, जैसे ये पेन है, इसमें मैं और कुछ नहीं मिला सकता, ये सिर्फ जो डेंसिटी है वही रहने वाली है, घुसेगा नहीं इसमें, फिर आपको पिघालना पड़ेगा, फिर अलग चीज हो जाएगी। ये जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर आप कुछ नहीं मिला सकते, सॉलिड की मास और वॉल्यूम फिक्स है, अगर आपको सर इस पे और सॉलिड रख दो तो उसी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, अंदर तो नहीं जा सकता ना कुछ भी, गैसों में अंदर मिला सकते हो, मैंने बताया था एक कंटेनर है उसमें आपने गैस भर रखी, इस कमरा है उसमें आपने एक डीओ की बोतल पूरी खाली कर दी, एक और कर दो खाली, क्लियर है, उसी वॉल्यूम में पहले 10 ग्राम था, उसी वॉल्यूम में 20 ग्राम गैस और आ जाएगी, क्योंकि गैसों को कंप्रेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंप्रेस। इसी तरह से मेरे पास पानी की बोतल है, मैंने उसमें 1 चम्मच नमक घोला, उसमें 1 चम्मच और घोल लो, वॉल्यूम में उतना ज्यादा इंक्रीज है नहीं होना, ऑलमोस्ट उसी वॉल्यूम में घुल जाएगा, क्लियर है, नमक भी घुल जाता है उसी वॉल्यूम में। तो सिंपल सी कहानी, क्या फर्क पड़ा बेटा, कि सर सिंपल सी कहानी है कि डेंसिटी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, तो लेकिन प्योर लिक्विड है, उसका प्योर का मतलब क्या हो गया, कुछ और मिलाना ही नहीं है, मिलाने नहीं तो डेंसिटी कांस्टेंट हुई, सॉलिड है उसमें कुछ मिल नहीं सकता, तो अगर इनकी डेंसिटी कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, तो इनकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, और अगर इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो मैं इधर ले आऊं Kc इंटू कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अपॉन कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब हमें पता है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी, और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, और इसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसिडस। डायरेक्टली अब हम देखो, ये तो समझने की बात हुई ना कि ये क्या हुआ बेटा आपका,
हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ बेटा? अब आगे से अपन ये से थोड़ी करेंगे, अपन आगे से कहेंगे कि सॉलिड की कंसंट्रेशन 1, तो 1 थोड़ी मान रहे हैं, मान रहे हैं ताकि सीधा आंसर लिख सकें। क्या लिखे सीधा? क्योंकि हमें कभी भी ये गिवन नहीं आता बेटा, हमें क्या गिवन आता है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का केसी डेस गिवन आता है। क्या गिवन आता है? किसी भी क्वेश्चन में आपको केसी गिवन ही नहीं आएगा, सीधा केसी डेस गिवन आएगा, और केसी डेस में हमें पता ही दोनों मल्टीप्लाइड है। तो आप जब भी रिएक्शन लिखोगे सॉलिड की 1 लिख दो। अगर मैं इसी रिएक्शन में सीधा 1 1 लिख दूं तो सीधा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आपको आगे से देखना है कि आपको केसी गिवन ही नहीं होता, आपको तो केसी डेस गिवन होता है। क्या गिवन होता है? और जब केसी डेस गिवन है तो मैं फॉरगेटिंग नोटिंग करूंगा, मैं सीधा आंसर लिखूंगा ना। मैं क्या लिखूंगा? सीधा ही आंसर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर? आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन है सॉलिड कंसंट्रेशन 1 माननी है तो अपन क्या बोलेंगे? वी एज्यूम्ड सॉलिड कंसंट्रेशन इज यूनिटी। कितना एज्यूम कर रखा है? यूनिटी। तो यूनिटी होती थोड़ी है, एज्यूम्ड कर रखा है। क्या कर रखा है? एज्यूम्ड। आई बात समझ में? वो क्यों क्यों एज्यूम कर रखा है कि सर जो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसमें सॉलिड कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड है। क्या है बेटा? मल्टीप्लाइड। आपको सोचने की जरूरत है नहीं है। आ रही बात समझ में? अब ये कैसी हो गया? प्रेशर दिया होता तो प्रेशर हो जाता। लिखो फटाफट। चलो जी, अब जैसे बेटा अपने पास ये लिखा जाए कि NH4HS सॉलिड है बेटा, ये कन्वर्ट हुआ बेटा किसमें? अमोनिया गैस प्लस H2S गैस में। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे बेटा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अमोनिया की कंसंट्रेशन इनटू नीचे वाले को इग्नोर, नीचे वाले को इग्नोर, 1 मान के छोड़ दो, 1 मान के छोड़ दो, होता होता थोड़ी 1। क्लियर है? नेक्स्ट वन है कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, अमाउंट चीज अलग होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। तो वो तो पर मोल लीटर तो सेम ही रहने वाला है ना, बात कंसंट्रेशन की है। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखो बेटा, ये अपन इसमें पढ़ते थे, जिंक सॉलिड रिएक्ट करता है Cu2 प्लस एक्वस से, फॉर्म करता है बेटा Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड इलेक्ट्रॉन है। तो वहां पे भी ची इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे? जिंक 2 प्लस अपॉन है कॉपर 2 प्लस, बाकी सब है इग्नोर्ड। बोलो कोई दिक्कत है? समझा सबको? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। अब बेटा देखो, एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया ना, उसके बाद में सॉलिड को हटा दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जैसे इस रिएक्शन। क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन में एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? CO2 पे। किस पे डिपेंड करता है? CO2 पे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को बढ़ाने या अब उसका अमाउंट बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैल्शियम कार्बोनेट घटाए तो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन वहीं पड़ी रहेगी, रिएक्शन हिलेगी नहीं। CO2 से ही डिपेंडेंट है रिएक्शन, किससे डिपेंडेंट है? CO2 से। कैल्शियम कार्बोनेट से देखो पूरा हटाने पर तो कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन थोड़ी हुई, मतलब उसका अमाउंट बढ़ाना है घटाना होता है। पूरा हटाने का मतलब है तो आपने कहानी खत्म कर दी, ऐसा तो कोई चीज नहीं हुई ना, अमाउंट बढ़ाना घटाना होता है। आप कहोगे सर एक को मार ही दूं तो फिर अब तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तुम किससे साथ कर रहे हो? कहने का मतलब आप कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट को आप एक ट्रक भर के बढ़ा दो, एक ट्रक भर के हटा दो, और थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कोई लेना देना नहीं है हमारे इक्विलिब्रियम को। हमारे इक्विलिब्रियम को किससे लेना देना है बेटा? CO2 से। आई समझ में? कैसी डेस तो फिक्स है ना बेटा, वो कंसेंट्रेशन तो फिक्स है। इतना सा पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसकी भी कंसेंट्रेशन वही है जो ट्रक भर के, कंसेंट्रेशन तो फिक्स है ना, मोल पर लीटर तो सेम ही चीज है, बदल रहा ही नहीं है। हाँ, एक लिक्विड का मतलब हो गया H2 लिक्विड, एक्वस का मतलब हो गया पानी में कोई चीज घुली हुई है, जैसे NaCl एक्वस मतलब NaCl पानी में घुला हुआ है, उसकी कंसेंट्रेशन बदली जा सकती है। हमारी बात में आप NaCl का अमाउंट बदलो कंसेंट्रेशन बदलेगी। क्लियर? लेकिन प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड मतलब प्योर पानी, मरकरी है, प्योर मरकरी है तो कांस्टेंट है, प्योर मरकरी है तो कांस्टेंट है, उसका कांस्टेंट है, इसका 1 मान के छोड़ दो, 1 मान के। हमारी बात में तो एक पॉइंट बना के लिखो बेटा, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड
in heterogeneous equilibrium, when equilibrium is achieved in heterogeneous equilibrium by changing amount of solid, by changing amount of solid, by changing amount of a solid, there are no effect, there are no effect on equilibrium. इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गैस को अगर चेंज करो तो फर्क पड़ेगा। तो इसे क्वेश्चन लिखो, H2O लिक्विड लिखा है मतलब 1 लिख लो। हाँ कोई भी लिख, कोई और बहुतों के लिक्विड होते ही नहीं है ना। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो बेटा, यही बातें नहीं रहे, लिखो कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन लिख लो इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा करो। If we remove calcium oxide, if we remove calcium oxide, then direction of reaction. Reaction maintain equilibrium. Reaction maintain है। आपने पहले बोला ही नहीं कि इक्विलिब्रियम में कैसे मेंटेन। अरे मैंने बोला है कि if we remove calcium oxide तो reaction direction क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा हूँ बता। क्लियर है? If we remove calcium oxide then the reactions, तो आप क्या लिखोगे? रिएक्शन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्शन किस में बनी रहेगी बेटा? इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। हाँ बता रहा हूँ ना, सुन लेना आगे तो। पहली बात, सॉलिड से कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट लिखो, इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ ए CO2, पहला लिखो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो आपको पता है इसका अमाउंट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा बेटा? पीछे जाएगा, तो बैकवर्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ बराबर है ना। इफ वी रिमूव CO2 देन, अगर रिमूव का मतलब पूरा नहीं होना, मतलब कुछ अमाउंट हटा दिया। इफ वी रिमूव द CO2 द रिएक्शन कहां जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। नेक्स्ट लिखो बेटा, एक क्वेश्चन है, NH4HS सॉलिड कन्वर्ट होता है बेटा अमोनिया प्लस H2S गैस में। इसका Kp दिया हुआ है बेटा आपको 16 इंटू 10 की पावर -2 ATM स्क्वायर। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड H2S। इक्विलिब्रियम pressure of ammonia and H2S. कितना पॉइंट? तो बेटा हमें पता है किसका जो Kp है वो किसके इक्वल होगा बेटा? अगर मैं कहूं इसका अमाउंट इनिशियली कुछ A था तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो प्रेशर कुछ था तो इसका प्रेशर भी P बनेगा, इसका भी सेम बनेगा, क्योंकि दोनों की स्टोइकियोमेट्री क्या है? सेम। अगर सेम नहीं होता तो एक का P, एक का 2P, एक का P, एक का 3P, जो भी होता। तो हमें पता है जो Kp होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ अमोनिया के प्रेशर पे और H2S के प्रेशर पे डिपेंड करेगा, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है बेटा? P। प्रेशर ऑफ H2S कितना है? P। और ये किसके इक्वल है बेटा? उससे तो कोई मतलब नहीं, सॉलिड तो बनवा नहीं रखा है। तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 16 इंटू 10 की पावर -2, तो P कितना आ गया बेटा? 0.4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, when 24 ग्राम
कैल्शियम कार्बोनेट present in 10 liter flask, present in 10-liter flask. This flask is heated, this flask is heated at 800 degrees Celsius. Clear? 35% calcium carbonate, 35% calcium carbonate remain unreacted, remain unreacted at equilibrium, remain unreacted at equilibrium. Find out Kp for calcium carbonate. जो बड़ा सिंपल सी कहानी है, जो कैल्शियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन में क्या है, वो रिएक्ट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का है तो वो डिकम्पोज होगा किसमें बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। हमें कहा गया कि इसके 0 से 24 ग्राम है, तो 24 ग्राम तो मोल कितने होंगे, 0.24 मोल है। अब हमें पता है इसके 0.24 मोल है टाइम टी इक्वल टू 0 पे, तो जब टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका कुछ अमाउंट चला गया, हमने कहा इसका कुछ अमाउंट x चला गया। अरे तो केपी निकालना है मुझे, कंसेंट्रेशन से क्या करोगे, निकाल लेंगे पहले ध्यान से। तो मेरे कितना गया 0.24 माइनस x, तो ये क्या बनेगा बेटा x, और ये भी क्या बनेगा x। अब उसने कहा 35% अनरिएक्टेड है, तो मतलब 65% रिएक्ट कर गया, तो 0.24 का 65% कितना होता है, कितना होता है 0.156। इसको पूछा है माता, सीधा मत जा। कितना है तेरा 156 डिवाइड बाई, क्या बोल रहे हो -4, तो छोटा सा एक लाइन बोल दो ना, -4 क्या सीधा सीधा बोल दो ना, इतना बड़ा क्यों बोल रहे हो। ऐसे बोल दो ना, 156 इंटू 10 की पावर -4 क्या होता है। अब बेटा इतना अमाउंट क्या हो गया बेटा, रिएक्ट कर गया भाई, 65% रिएक्ट कर गया, तो इसका मतलब यही हुआ इतना अमाउंट गया, तो इतना अमाउंट गया मतलब x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बेटा, x की। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, CO2 के मोल मिल गए, CO2 क्या मिल गए, मोल। मुझे चाहिए प्रेशर, मुझे क्या चाहिए, प्रेशर, और मुझे पता है CO2 तो एक गैस है, PV इक्वल टू nRT। प्रेशर मुझे पता करना, वॉल्यूम मुझे पता है 10 लीटर है, मोल कितने 0.156, आर की वैल्यू 1/12 है, टेम्परेचर कितना 800 डिग्री, 800 डिग्री का मतलब कितना हुआ बेटा 1073 केल्विन। क्लियर है। इसको सोल्व करते क्या आ जाएगा बेटा, प्रेशर, और जो प्रेशर होगा वही क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन निकाले, कैसे नहीं निकालना था, ठीक है। चलो जी छाप लो जी। वही डिग्री ऑफ कंसिडरेशन से निकाल के 2 DNP टेस्ट दे दिया और वो दे दिया, वही वाले। तो उससे आपको पता करना कि क्या स्ट्रक्चर होगी। देख लिया सबने, आगे चलें। नेक्स्ट लिखो बेटा, ली चैटलियर लॉ या ली चैटलियर प्रिंसिपल। जो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, क्लियर है। तो इसने मतलब कहानी को अगर अपन देख रहे हैं तो बहुत आसान है। इसने कहा कि आप जो मर्जी है कर लो, इक्विलिब्रियम वापिस आके रहेगा।
तो इस प्रिंसिपल को लगाने से पहले कहानी क्या है बेटा कि अब तक हमने देखा कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन थी ही नहीं। हम कहते रिएक्टेंट दिया होता था, हम कहते रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर है? कब तक जाएगी? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। फिर आप एक्स लेके कहते थे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कैसी कर देते थे, या फिर आपको सबकी कंसंट्रेशन गिवन थी, आप क्यूसी निकालते थे। क्या निकालते थे? क्यूसी। और क्यूसी निकाल के आप क्या करते थे बेटा उसमें आप कि फिर उसको कैसे से कंपेयर करते हैं, फिर कहते रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो आप कहते एक्स अमाउंट गया तो प्रोडक्ट का एक्स अमाउंट बना, फिर उसको प्रोडक्ट रिएक्टेंट करते। ये कहानी थी। अब ये कहानी नहीं है बेटा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही है। तो ये रूल तभी लगता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। आप इक्विलिब्रियम में आके छेड़छाड़ करोगे, जब आप इक्विलिब्रियम में आके छेड़छाड़ करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? यही ली चैटरले प्रिंसिपल है। मतलब ली चैटरले ने कहा था कि आप इक्विलिब्रियम के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर लो, इक्विलिब्रियम किसी भी कीमत पे वापस इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। सिंपल सी कहानी है। आ रही बात में? तो लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, when equilibrium is disturbed, according to this law, when equilibrium is disturbed by changing pressure, volume, concentration, pressure, volume, concentration and temperature, and temperature, then reaction proceed in that direction, then reaction proceed in that direction, then reaction proceed in that direction, then reaction proceed in that direction in which applied change is nullified, applied change nullified. तो सिंपल सी कहानी है कि आप रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ करोगे, गलती कौन सुधारेगी? रिएक्शन। गलती कौन सुधारेगी? रिएक्शन। आ रही समझ में? भाई मुस्कान ने जिज्ञासा के पत्थर मारा, क्या मारा बेटा? पत्थर। तो गलती किसने की बेटा? मुस्कान। मुस्कान ने सल्टाएगी गलती, गलती सल्टाएंगे इसके घर वाले। वो आके कहेंगे जिज्ञासा रो मतलब एक चॉकलेट खा ले, खुश हो जाए। जिज्ञासा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, माफ किया आपकी बेटी को। क्लियर है? तो मतलब गलती कोई करेगा, मतलब अगर जिज्ञासा ने गलती की उसने सल्टा दी तो मात दम ही नहीं है, वो बात नहीं रही है। गलती ये करेगी, ये कहेगी इसके लक्षण थे ऐसे। पत्थर घर वाले कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, हमारी लड़की तो पागल है, तू पागल थोड़ी है। क्लियर है? अब एक पत्थर मार रही है, खा रही है, तो दोनों पागल ही होंगे। अच्छा, तो सिंपल सी कहानी है कि अगर अपन इस चीज को समझा कि गलती कोई और करेगा, मतलब ये नहीं है कि सर, जैसे हमने कहा कि जैसे कई बार जिस चीज को पढ़ाते समय मैंने कई बार किया, जैसे यही पूछ लेती है ऐसे बच्चे, तो मैंने कहा बेटा टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाएगी, कि सर किधर, मतलब गलती सुधारें कैसे, कि टेम्परेचर घटा दो। इसलिए तो मैंने कहा कि गलती अगर मुस्कान कर रही है तो सुधारेगी मुस्कान है नहीं, मतलब गलती आप कर रहे हो तो आप नहीं सुधारोगे आप। मैंने कहा कि बेटा हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा क्या करेंगे टेम्परेचर का चेंज नेगलिफाई हो जाए, तो टेम्परेचर घटा दो। तो इसका इसलिए कहानी में थोड़ा सा हमने चेंज रखा है, इसलिए कहानी में हमने रखा है कि गलती मुस्कान है नहीं सुधारेगी, सुधारेगी कौन? मुस्कान के घर वाले, मतलब कोई और सुधारे। तुम गलती करोगे तुम्हें सुधारना नहीं है। इतना सिंपल सा रूल है कि आप कुछ भी कर लो बेटा, अगर आपने कोई गलती की है ना तो रिएक्शन उससे चाहे कितनी कॉस्ट लगे बेटा उसे सही करके रहेगी। घर वाले कुछ भी लगे, 2 पार्ले जी खिलाने पड़े से, लेकिन किसी भी कॉस्ट पे मामला सलटवा देंगे। क्लियर है? देखो सबसे पहले लिखो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओ इसको तो रेप पर दिखा देंगे पार्ले जी वैसे में, चलो चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अभी खिला दूं मैं, अभी चाहिए तेरे को चॉकलेट? अच्छा अभी चॉकलेट किसको खानी है? अभी खिलाऊं मैं 2 मिनट में, अभी क्लास खत्म होते खिला दूंगा। हाँ चुप हो जा, काम कर अपनी। हाँ जानवर बच्चे। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हेडिंग लगाओ बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सुनो,
पहला लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो बेटा अपन इस लॉ को दो तरीके से पढ़ेंगे ना, पहले अपन पढ़ेंगे थ्योरेटिकल वे में। देखो 90% क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल वे से ही होंगे, ठीक है। 10% क्वेश्चन के न्यूमेरिकल वे से, वो भी टेम्परेचर वाले में। और वॉल्यूम और प्रेशर का तो न्यूमेरिकल वे इसलिए सीखेंगे कहानी का समझ लाने के लिए कि होता क्या है, जबकि सारा क्वेश्चन इसका थ्योरेटिकल है। कैसा है? तो क्यों ना पहले थ्योरेटिकल हटा लेते हैं ताकि क्वेश्चन तो सल्ट जाए, फिर आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्लियर है? तो पहले अपन थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कहानी क्या है, बाद में समझेंगे इसको न्यूमेरिकली कि अच्छा ऐसा रिजल्ट इसलिए ऐसा है ना। पहले अपन थोड़ा सा एजम्पशन कहानी लेते हुए सल्टा लेते हैं इसको ना। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें भी अपन ने सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले क्या देखना है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी अपन क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले अपन देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए देखेंगे बेटा, कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है। कैसी है बेटा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, जो रिएक्शन एब्जॉर्ब करती है। बेटा जब भी एंडोथर्मिक आए ना, रिएक्टेंट में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? रिएक्टेंट में। इस ई का बहुत रोल है। एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? रिएक्टेंट, तभी एंडोथर्मिक कहलाएगा। तो बेटा हमें क्या करना है, एनर्जी है बेटा, हमें इसमें किस में जोड़ा बेटा, रिएक्टेंट में। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में जा रहा है, इसका मतलब आगे जाना क्या है, एंडोथर्मिक। क्या है बेटा? एंडोथर्मिक। तो आगे जाना है एंडोथर्मिक। क्या है बेटा? तो पीछे आना क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक। बोलो कोई दिक्कत है कि सर आगे जाना एंडोथर्मिक तो पीछे आना अपने आप एक्सोथर्मिक है। आगे एब्जॉर्ब करोगे तो देखो, इसको ऐसे देखो ना, इधर से जा रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब है, और अगर इधर खड़े होकर देखोगे तो क्या देखोगे कि रिएक्टेंट प्लस एनर्जी निकल रही है। अब अपन ने क्या किया बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या इंक्रीज किया? तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो आपने गलती क्या कर दिया, आपने रिएक्शन की एनर्जी बढ़ा दी। रिएक्शन को चाहे बर्बाद होना पड़े लेकिन इस बढ़ी हुई एनर्जी को खत्म करके रहेगी। तो अब वो क्या करे कि बढ़ी हुई एनर्जी को कैसे खत्म करे, अगर रिएक्शन आगे जाने की जगह पीछे आई तो और एनर्जी बनेगी। भाई मुस्कान ने जिज्ञासा के पत्थर मारा, मुस्कान के घर वाले आए और कहा एक पत्थर उन्होंने मार दिया, तो हमारी बेटी गलत नहीं थी। तो मुस्कान भड़क जाएगी, जिज्ञासा भड़क जाएगी कि नहीं भड़क जाएगी? क्या, अब नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं ना। क्लियर है? वो सिचुएशन को क्या करेंगे, सल्टवाएंगे। तो अगर रिएक्शन पीछे आई तो और बात भड़क जाएगी। ये तो इसकी जगह अगर रिएक्शन आगे गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। क्यों? जब रिएक्शन आगे जाएगी तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब। भाई जब रिएक्शन आगे जाएगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो बढ़ी हुई एनर्जी अपने आप घटने लग जाएगी। भाई आपकी एनर्जी पहले 100 थी, 150 होगी, आगे जाएगी तो एब्जॉर्ब होने लगेगी, तो 150 वापस घटने लगेगी, नहीं घटने लगेगी, किस तरह घटने लगेगी। तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, आगे। क्या जाएगी? कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। और एनर्जी इंक्रीज होगी तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, फॉरवर्ड। बोलो कोई दिक्कत है? अगर अपन बेटा टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अब अगर एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन चाहता है घटी हुई एनर्जी वापस बढ़े, अगर वो आगे गई तो और घटेगी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो जैसे हमने टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज किया, एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। अब रिएक्शन क्या चाहेगी, घटी हुई एनर्जी वापस बढ़े, घटी हुई एनर्जी वापस बढ़े। और वापस कब बढ़ेगी बेटा, जब रिएक्शन पीछे जाए, क्योंकि पीछे जाएगी तो एक्सोथर्मिक है और एनर्जी रिलीज होगी, तो घटी हुई एनर्जी आपस में बढ़ने लग जाएगी। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, बैकवर्ड। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये कौन सी रिएक्शन के लिए बात होगी बेटा अपनी, एंडोथर्मिक के लिए। अगर यही हम एक्सोथर्मिक के लिए बात करें, किसके लिए बात करें बेटा, एक्सोथर्मिक के लिए। क्लियर है? हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, प्रोडक्ट में। क्लियर है? अब एक्सो का मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिलीज, मतलब प्रोडक्ट के साथ बाहर जानी चाहिए। तो इसका मतलब आगे जाना एक्सो है तो पीछे आना एंडोथर्मिक है। पीछे आना क्या है बेटा, एंडोथर्मिक। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर क्या किया बेटा, तो एनर्जी क्या हो गई बेटा, और बेटा एनर्जी इंक्रीज होगी तो इधर एनर्जी बढ़ गई। अब अगर आप आगे गए तो आगे जाना तो एक जो है और एनर्जी बढ़ेगी, ये तो बात अच्छी नहीं है। पीछे आओ, पीछे आओगे तो एंडो है, तो बढ़ी हुई एनर्जी अब्जॉर्ब होने लगेगी, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, बैकवर्ड। बोलो कोई दिक्कत है? अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। एनर्जी क्या होगी, और अगर एनर्जी डिक्रीज हुई तो रिएक्शन क्या चाहेगी, बढ़े।
तो अगर आप बैकवर्ड आए तो घटेगी, जबकि फॉरवर्ड जाओगे तो एक्सो है तो घटी हुई एनर्जी बढ़ेगी। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। क्या बेटा? ये जो रिएक्शन है वो तो एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट में तो एनर्जी रिलीज होती है ना, टेंपरेचर बढ़ाने मतलब टेंपरेचर तक नहीं बढ़ाया बेटा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अलग अलग सेपरेट होकर नहीं बैठे होते, एक ही कंटेनर में होते हैं। अपने समझने के लिए ऐसा लिखा हुआ है ताकि अपनी चीजें समझ में आए। ठीक है, इधर रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट की तरफ, ताकि अपन थ्योरेटिकली आंसर निकाल सके, वरना तो न्यूमेरिकली करेंगे ही। बोलो कोई दिक्कत है? नीचे समझ में आ गई? तो हमें तो बस अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी, किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटाने पर किधर जाएगी। और हमें पता है सारी डिसोसिएशन रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक। तो अमोनिया का डिसोसिएशन कैसा है? एंडोथर्मिक। PCl5 का डिसोसिएशन एंडोथर्मिक। कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन एंडोथर्मिक। तो ध्यान रहे, अगर आगे जाना एंडो तो पीछे जाना एक्सो। जैसे मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कि PCl3 प्लस Cl2 गैस रिएक्ट करके बनाते हैं PCl5, तो ये कौन सी गैस है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? अब तो ध्यान से, मुझे पता है बेटा इसका डिसोसिएशन एंडो है, तो इधर आना एंडो है, उधर जाना अपने आप एक्सो है। आप तो एक तरफ देखो ना डिसोसिएशन किधर से हो रहा है, इधर से इधर डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये एंडो है। और अगर मैं ये लिखता कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ए CO2, तो उधर जाना क्या है? एंडो। पीछे आना आगे बात समझ में। अब मैंने तुम्हें पहले भी एक बार बताया था, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि गैस प्लस लिक्विड का जब मिक्सर बनेगा वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है बेटा? क्यों होता है? क्योंकि गैस लिक्विड में तभी घुलेगी जब बॉन्ड बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? और बॉन्ड बनाना हमेशा क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। तो हमने पहले भी बात की थी, कोल्ड ड्रिंक क्या है बेटा? मीठा पानी। क्या है बेटा? प्लस से CO2 गैस मिलके क्या बनाते हैं बेटा? कोल्ड ड्रिंक। सिंपल सा है, बस कोल्ड ड्रिंक बनाने का एक सिंपल सा है। तुम्हें अगर कोको कोला बनानी है तो उसमें मीठे पानी में CO2 मिलानी है। क्लियर है? कोला फ्लेवर तैयार आपका। क्लियर है? बहुत आसान है अगर आपको कोको कोला बनानी है तो। क्लियर है? अब बनाने के लिए थोड़ा सा क्या चाहिए? हाई प्रेशर पे CO2 गैस चाहिए। क्लियर है? हाँ तो बहुत आसान है, तो तुझे इसके लिए मशीन चाहिए ना थोड़ा सा। तो वो जो ये बाहर जो जाएगी ना सोडा वाला, ये बनाते रहते हैं, जाके पी लेना इनसे। प्रेशर से CO2 गैस को इंसर्ट करनी है लो टेम्परेचर पे, बहुत आसान। ये सोडा वाला बना के बेचते ही तो है, तुम 5-5 रुपए में पीते हो, 10 रुपए में पीते हो। अच्छा तुम पानी पीते हो। ये बात सही कही तूने। क्लियर है? अब जो ध्यान से, ओए ओए बस कर भाई। ठीक है, तो मीठे पानी में CO2 मिलाना और क्या बन जाएगी? कोल्ड ड्रिंक। क्लियर है? अब जो बड़ा सिंपल सी कहानी, अगर मैंने टेम्परेचर हाई रखा तो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। मतलब एनर्जी इधर आएगी, आगे जाना एक्सो, पीछे आना एंडो। तो अगर आपने टेम्परेचर हाई रखा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपको पता है कि एनर्जी घटाने के लिए रिएक्शन कहाँ आएगी बेटा? बैकवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? बैकवर्ड। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर लो रखा तो एनर्जी क्या होगी बेटा? कम। और एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। कहाँ जाएगी बेटा? अब तुम कोल्ड ड्रिंक को ठंडा ठंडा पीते हो कि गर्मा गर्म? क्यों पीते हो? क्योंकि अगर आपने उसका गर्म रखा, टेम्परेचर ज्यादा रखा तो रिएक्शन बैकवर्ड रहेगी। मतलब कोल्ड ड्रिंक में मीठा पानी और CO2 अलग अलग रहेंगे, मतलब अच्छे से डिजोल्व नहीं रहेंगे। तो तुम गर्म कोल्ड ड्रिंक पीना, तुम्हें मीठे पानी का स्वाद आएगा, ऐसा लगेगा लाइक एक मीठा पानी पी रहे और कोई स्वाद नहीं है। वो उस प्रेशर का रोल हो भी है, टेम्परेचर का रोल है। अगर आप गर्म पियोगे, कोल्ड ड्रिंक बोतल गर्म है, उसे खोल के पियो, आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, लाइक जैसे मीठा पानी पी रहे हो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि रिएक्शन पीछे है, मीठा पानी और CO2 अच्छे से डिजोल्व है नहीं है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, घटाया तो एनर्जी घटेगी। तो इस एनर्जी घटी है तो इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन आगे जाएगी, तो CO2 दबा के मीठे पानी में घुली हुई मिलेगी। तो जितना ज्यादा चिल्ड क्या होगी बेटा आपकी कोल्ड ड्रिंक, उतना करंट आएगा, उतना पीने में क्या आएगा बेटा? करंट। क्लियर है? सारी बात समझ में? तो इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हैं बेटा? ठंडी ठंडी, ताजी ताती नहीं। आई बात समझ में? इसमें बेटा एक और चीज है,
सब आता है इनको, नोटिंग करते हैं। शुगर प्लस पानी मिलाने पे क्या मिलता है बेटा? हाय बेटा, ये प्रॉपर ग्रामीण है ये। ये शहरी बाबू हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। शुगर प्लस पानी मिलके क्या, शुगर प्लस पानी मिलके क्या बनता है बेटा? मीठा पानी। हाँ, तो देखो ध्यान से, शुगर प्लस सॉरी मीठा पानी। अब देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल तो नहीं है, ये रिएक्शन मीठा पानी शुगर में मिला दो, मीठा पानी तो होता है। क्लियर है? अरे चलना। अब ध्यान सुनो कि अगर अपन बात करें, बस ध्यान रख ले माता, तो अगर अपन बात करें कि जो शुगर वाली रिएक्शन है इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल तो नहीं होती है कि आप ऐसा नहीं कि पानी को ठंडा करके या गर्म करके वापस चीनी को वैसे कर लो। लेकिन अगर आप शुगर में, अगर आपने सर्दियों में सबने, गर्मियों में सबने, गलत सर्दियों में तो क्या है, गर्मियों में सबने नींबू पानी बनाया, तो आपसे गलती से कई बार एकदम चिल्ड पानी में चीनी गिर जाती है, वो घुलती नहीं है। लेकिन उसी को आप अगर गर्म में करते हो तो घुल जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा ये शुगर का पानी में घुलना एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है? और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी, और एनर्जी बढ़ेगी तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा? फॉरवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। इसलिए बेटा आप जब भी नींबू पानी बनाओ तो थोड़ा सा गर्म पानी लो, उसमें चीनी डालो, घोलो, और फिर पूरे ठंडे पानी में क्या कर दो बेटा? मिक्स कर दो। क्लियर है? कुकिंग क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर हुई बेटा? किसने? मेरे को पहले से आती है। चलो, हमारे एक सर थे, वो एक लाइन, उनकी लैब में एक लाइन होती थी, बोलते थे कि जिसकी कुकिंग अच्छी है उसकी केमिस्ट्री अपने आप अच्छी है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, कुकिंग करनी होती है लैब में जाके। तो तेरी कुकिंग भी अच्छी नहीं होगी। किसकी? आपस में तुम खुद ही खा लेते हो, को स्वाद तो तुम्हें आता नहीं है। वाह मस्त बनाए भाई, मस्त बनाए तूने। तुम्हें पेट भरने से मतलब, इतना सारा अच्छी है क्या? इतना सा खिलाओ तो इतना सारा खिलाओ, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट। लिखो ऐसे। नेक्स्ट हेडिंग लगो बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब जो बेटा, जब हम प्रेशर का इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं तो देखो ध्यान से समझो कि उस वक्त हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे होते हैं। क्या ले रहे होते हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट। और ना भी ले रहे हो तो भी समझ सकते हैं। देखो ध्यान से कि अपने को इससे देखो, एक तो तरीके से समझना होता है, वो मैथमेटिकल है ना, अपन सीधा थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। तो अपने को पता है बेटा कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन क्या चाहेगी? प्रेशर कम करना। और हमने प्रेशर कम किया तो रिएक्शन क्या चाहेगी? प्रेशर है हमारा उल्टा चलेगी। हमारे क्या चलेगी बेटा? उल्टा। अब देखो रिएक्शन के पास ये सिचुएशन है नहीं कि वो प्रेशर कम ज्यादा कर ले, तो वो क्या करती है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो प्रेशर घटाना चाहेगी। वो कैसे घटाए? वो अपने मोल घटा ले। वॉल्यूम घटाना हटाना कंटेनर पे डिपेंडेंट है, उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो अपने मोल घटा सकती है रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड जाके। ध्यान से, टेम्परेचर घटाना बढ़ाना रिएक्शन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड में वो सिचुएशन है, उससे मोल भी बदलेंगे बेटा। क्या बदलेंगे? मोल। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा मोल बदल लेगी। वो क्या बदलेगी? वो थ्योरेटिकल आंसर है, थ्योरेटिकल में तो अपने अजम्पशन से चलेंगे ना। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे? मोल घटा लेगी, क्योंकि अगर मोल घट गए तो प्रेशर भी घट जाएगा। मोल घट गए तो प्रेशर भी घट जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर तो इफेक्ट पड़ चुके हैं उसका तो है ही, अब हम सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट देखना चाहेंगे। प्रेशर क्या कर सकता है अगर हम टेम्परेचर ना बदलने दे तो प्रेशर से भी आप रिएक्शन को आगे पीछे ले जा सकते हो। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन प्रेशर घटाएगी। रिएक्शन प्रेशर है कैसे? मोल घटा के। जैसे मैंने रिएक्शन लिखा, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके बनाता है 2 अमोनिया। क्या बनाया बेटा? 2 अमोनिया। मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, मैंने क्या किया? प्रेशर है, रिएक्शन चाहेगी प्रेशर घटे। रिएक्शन क्या चाहती है? प्रेशर है घटे। तो अगर देखो बेटा आगे गई तो कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। और पीछे रही तो 4 मोल। तो अगर वो आगे जाएगी तो 4 मोल के कितने हो रहे हैं? 2 मोल। तो मोल घटेंगे तो प्रेशर अपने आप ही घट जाएगा। बढ़ा हुआ प्रेशर अपने आप ही, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आ रही बात में? तो अगर आपका प्रेशर बढ़ा
तो मोल अपने आप ही घट जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेशर बढ़ा तो मोल को तो घटना पड़ेगा, तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। तो प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या चाहेगी बेटा, प्रेशर डिक्रीज करना मतलब मोल को क्या करेगी बेटा, मोल को कम करना चाहेगी। और मोल डिक्रीज करना, मोल को क्या करना चाहेगी, डिक्रीज करना चाहेगी। डिक्रीज तो कहीं होंगे, मोल को क्या करना चाहेगी, डिक्रीज। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या, कौन सी, अरे एक्सो एंडो तो वो तो टेम्परेचर का इफेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ बेटा मैं, टेम्परेचर का इफेक्ट तो सिखा चुका हूँ ना। अरे वो फिर न्यूमेरिकल चलना पड़ेगा, डाटा वाइज चलेंगे। वो बेटा नहीं है कांस्टेंट, वॉल्यूम का भी इफेक्ट सेम ही आएगा ना। जब प्रेशर बदलेगा तो वॉल्यूम भी बदल रही है, तो दोनों में से किसी एक को पढ़ लो या फिर न्यूमेरिकली चलो। तो उसके लिए थोड़ी देर पेशेंस रखो ना। तो मैं सारे क्वेश्चन का जवाब एक चीज से नहीं मिल सकते ना, पेशेंस रखो। पहले थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, पहले क्या ना थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकली तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें पता है कैसे आता है और तुम्हें उससे पसीने भी आते हैं। तो क्यों ना रो रहे हो कि नॉलेज देखने के लिए, पहले ये देख लो। ठीक है, तो हमें पता है कि एक साथ दो कंसेप्ट सीखने की कोशिश करोगे पक्का मार्क्स खाओगे, और फिर आएगा नहीं तुमको। एक से सीख लो कि ठीक है मुझे पहले क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है, बाद में सीख लो कंसेप्ट क्या है। तो मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मोल घटा, प्रेशर घटाना चाहेगी। प्रेशर घटाने का मतलब रिएक्शन अपने क्या घटाएगी, मोल। तो मोल घटाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, और अगर मैंने प्रेशर घटाया तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाना चाहेगी, मतलब कैसे बढ़ाएगी, अपने मोल बढ़ा के। तो मोल कब बढ़ेंगे, जब बैकवर्ड आएगी। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, बैकवर्ड। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है बेटा एंड PCl5 गैस कन्वर्ट होता है बेटा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अगर बेटा मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन किधर जाएगी, ये प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन जाएगी, मोल घटे, मोल किधर कम है, इधर कम है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, बैकवर्ड। क्या हो गई बेटा, और अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज किया तो इधर जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। किधर जाएगी, अगर मैंने बेटा प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन क्या चाहेगी, मोल बढ़े, मतलब सॉरी प्रेशर बढ़े। प्रेशर कब बढ़ेगा, जब मोल बढ़ेंगे। मोल किधर है, आगे, आगे जाने पे मोल बढ़ेंगे ना। देख इधर दो मोल, इधर एक मोल है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देख, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। अगर मैंने प्रेशर बेटा क्या किया, इंक्रीज किया, प्रेशर क्या किया बेटा, इंक्रीज किया, तो क्या होगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या चाहेगी, मोल एक घटे, किसके, गैस के मोल घटे। किसके मोल घटे, ये तो सॉलिड है ना, तो इसके मोल कब घटेंगे, जब कहाँ आएंगे बेटा, बैकवर्ड, क्योंकि मोल घटेंगे तभी तो आएगा। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, बैकवर्ड। अगर मैंने प्रेशर घटाया तो रिएक्शन चाहेगी गैस के मोल बढ़े, तो कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। कहां जाएगी, फॉरवर्ड। H2 प्लस I2 रिएक्ट करके बनाते हैं 2HI। क्या बनाते हैं, 2HI। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा रे, कहीं नहीं जाएगी। तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी क्या है बेटा, 0। नो इफेक्ट ऑफ है, कुछ नहीं हो, कहीं नहीं जाएगी, मेंटेन। इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, मेंटेन। क्यों रहेगा, क्योंकि बेटा इसका डेल्टा एनजी 0 है, प्रेशर वॉल्यूम पे इफेक्ट ही नहीं आएगा, सिर्फ मोल है, सिर्फ क्या है, मोल। प्रेशर वॉल्यूम से कंसंट्रेशन बदलती है, इसकी बदलेगी नहीं, इसकी बदलेगी, टेम्परेचर इफेक्टेड है। क्लियर, वो तो एंडो एक्सो पे डिपेंडेंट है ना। आगे भाषण में नेक्स्ट डील बेटा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही है बेटा, मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज की, मतलब क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन क्या करेगी, प्रेशर क्या बढ़ाना चाहेगी, प्रेशर बढ़ाने के लिए मोल बढ़ाएगी,
भाई तुमने वॉल्यूम इंक्रीज की तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर कम, और प्रेशर कम हुआ तो रिएक्शन क्या जाएगी, मोल बढ़े, मोल बढ़ाने के लिए कहाँ जाएगी, और तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, हाँ बेटा थ्योरेटिकल है माता, क्या है थ्योरेटिकल, अरे बेटा जी थ्योरेटिकली जवाब है, क्या कहा है थ्योरेटिकल, मोल वोल से इसका कोई आंसर लेना देना नहीं है, मैंने इसको समझाने के लिए समझाया, अभी जस्ट न्यूमेरिकली समझा दूंगा, 2 मिनट अगर पेशेंस रख सकती हो तो, क्लियर है, क्लियर, हाँ बेटा कितने मोल है, 4, कितने मोल है, 2, समझा, ये समझा रहा हूँ, हाँ रिएक्शन खुद बढ़ाएगी अपने मोल, आगे जाएगी तो 4 मोल हो जाएंगे, पीछे रही तो 2 मोल, अब बता क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलते रहे, हाँ हाँ क्या यहाँ से रिएक्शन आगे के पीछे देख, रिएक्शन किधर जाएगी मोल बढ़ जाए, बता दे इसमें, इस ये वाले क्वेश्चन समझ में आए थे तेरे, तो बता प्रेशर घटाए रिएक्शन किधर जाएगी, बता क्यों, अरे इधर कितने मोल हैं, रिएक्शन खुद अपने मोल बढ़ाएगी, तुझे नहीं बढ़ाने, रिएक्शन चाहेगी कि प्रेशर वापस बढ़े, तो इधर 2 मोल है, इधर कितने मोल है, 4 मोल, अब बता आगे समझ में, अगर मैंने बेटा वॉल्यूम घटा दी, वॉल्यूम क्या कर दी, तो प्रेशर है बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन चाहेगी मोल कम हो जाए, रिएक्शन क्या चाहेगी, क्योंकि उससे प्रेशर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगी बैकवर्ड, क्या हो जाएगा बैकवर्ड, आई बात समझ में, लिखो इसे, ये सिर्फ समझने के लिए था, इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, जुगाड़ है, ठीक है, कंसेप्ट ये नहीं है, कंसेप्ट करोगे तो बिलो, क्योंकि उससे बार बार नहीं करना, तो भाई वो निकले आते सबने, अब देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास PCl5 गैस है जो कि किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, मैंने कहा कि टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसेंट्रेशन है बेटा N1V, इसकी कंसेंट्रेशन है N2V, इसकी कंसेंट्रेशन N3V, यही है N1/V, N2/V और N3/V, मैंने कहा बाय चेंजिंग द कंसेंट, बाय चेंज वॉल्यूम ऑफ डेल्टा वी, हमने डेल्टा वी से वॉल्यूम बढ़ा दी, मतलब जितनी वॉल्यूम थे चेंजिंग, हमारी जो वॉल्यूम चेंज कितनी हुई है, डेल्टा वी से चेंज होगी, मतलब जितनी वॉल्यूम थी उससे हमने डेल्टा वी वॉल्यूम बढ़ा दी या घटा दी, तो पहले हमने कहा बढ़ा दी भाई वॉल्यूम चेंजिंग बाय डेल्टा वी, अगर मैं पहले कहूंगा भाई इंक्रीज कर दी, क्या कर दी बेटा इंक्रीज, तो जैसे मैंने इंक्रीज की बेटा वॉल्यूम, मेरी नई कंसेंट्रेशन क्या हो गई बेटा, अभी मोल तो वही रहने बेटा, लेकिन जैसे मैंने कंसेंट्रेशन बढ़ाई, किसी टाइम t1 हो गया N1/V प्लस डेल्टा वी, N2/A, N3/A, बोलो यही होगा कि नहीं होगा, क्या करने पे कि सर आपने वॉल्यूम बढ़ा दी, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ाई मोल वही रहे, लेकिन क्या हुआ बेटा कंसेंट्रेशन बदल गई, और कंसेंट्रेशन उसी वक्त सबकी कम हो गई, सुन तो ले माता, कोई इफेक्ट नहीं पड़े, बीच में नहीं बोलते, क्लियर है, जैसे मैंने बढ़ाई सबकी वॉल्यूम क्या होगी बेटा बढ़ गई, कम हो गई उसी वक्त, और उसी वक्त सबकी कंसेंट्रेशन कम हो गई, मतलब अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा, अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, क्यों, मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम है कि नहीं, क्योंकि आपने तो वो वाली कंसेंट्रेशन था, अब मुझे पता है यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था बेटा, N2 डॉट N3 डिवाइडेड बाई N1 इंटू 1/V, इसको रखोगे ना तो यही आएगा, कंसेंट्रेशन को रख के सोल्व करोगे तो यही आएगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन है रिएक्टेंट की, जब इसके लिए अब हमें पता नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट निकालते हैं, और जो रिएक्शन क्वोशिएंट आएगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, सोल्व करोगे तो आएगा V प्लस A, मुझे बताओ दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर है, और दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं, तो क्यों, क्योंकि हमें यहीं से पता लग गया, जैसे मैंने वॉल्यूम बदली ये आया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये था, तो ये दोनों तो बराबर है नहीं है, भाई मोल तो सेम है वॉल्यूम अलग है, तो इसका मतलब मेरा जो के इक्विलिब्रियम है बेटा वो क्यूसी से क्या है बेटा बड़ा है,
और अगर ये क्यूसी से बड़ा है तो रिएक्शन क्या चाहेगी बेटा, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी। तो मतलब क्यूसी अपने आप को बड़ा करना चाहेगा, और बड़ा करने के लिए क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। यही तो है बेटा, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूं, वॉल्यूम क्या करूं, इंक्रीज, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, प्रेशर क्या होगा, और रिएक्शन क्या चाहेगी, प्रेशर को बढ़ाना, प्रेशर को बढ़ाना मतलब मोल बढ़ाना, कहां गई, फॉरवर्ड, यहां से भी क्या आई, फॉरवर्ड। इतनी मेहनत करने के बाद इतना लिखोगे फिर पता लगेगा ना फॉरवर्ड की बैकवर्ड, सीधा ही कर लो ना। हमारी बात में ये कंसेप्ट है, अगर प्रेशर बढ़ाया तब भी वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, इस तरह से सोल्व करते हैं। वो हम सीधा ही बोल देते हैं, मोल का टर्म में थोड़ी बोलते हैं, वो तो समझने के लिए, मोल से कोई क्वेश्चन थोड़ी हो रहा है असल में, वो तो हमने समझने के लिए एक ट्रिक का बना रखा है, प्रेशर का निकालो ऐसे मोल से, फिर वॉल्यूम का प्रेशर से उल्टा करके निकाल लो, ताकि ये सारा करना ना पड़े। आगे बात समझ में। अब जो बड़ा ध्यान से, अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई, रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड। अब क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो पहले वाली चीज अचीव होने वाली है क्या, देखो ध्यान से, देखो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा सबकी कंसेंट्रेशन घट गई। जैसे अपन सिंपल से एक कहानी पढ़ते हैं कि अपने पास क्या है बेटा, मुस्कान है और जिज्ञासा है। इसके पास 50 रुपए, इसके पास है 100 रुपए, तो 50 100 में से कम है, हमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा कर देते हैं इनके पास में। इसके पास 150 रुपए, इसके पास है 200 रुपए। अब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है कि अपने पास जो पैसे रहेंगे वो हमेशा, इसे थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, 300 कर, जिज्ञासा को अमीर करते हैं पैसे में, अब शादी में बहुत पैसे मिले इसे, 300 इसके पास 300, इनके पास एक पैक्ट कर रखा है इन्होंने कि हम दोनों में हमेशा पैसे 2:1 रहना चाहिए। ये इनका इक्विलिब्रियम है कि जिज्ञासा और मुस्कान के बीच में इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, जिज्ञासा अपॉन मुस्कान के पैसों का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। कम ज्यादा अगर किसी के पास हुए तो आपस में शेयर करेंगे, क्लियर है, धोखा नहीं देंगे, ध्यान देंगे। ये इनके बीच में क्या है बेटा, पैक्ट है। अब क्या हुआ कि एक दिन अपन ने इनसे दोनों से 50-50 रुपए बराबर छीन लिए, दोनों से बराबर 50-50 रुपए छीन लिए। तो जैसे ही छीने, इसके पास 100 बचे और इसके पास है 250 बचे। तो जब फिर इन्होंने कहा सर छीन लेंगे कि चल अपना पैक्ट निकाल, देख अपना रेशियो सेम रहा कि नहीं रहा। तो क्या है, जब मैं इनका रेशियो, तो हमें इक्विलिब्रियम में है कि नहीं पता नहीं, तो हमने क्या निकाला, 250 अपॉन है 100, 2 पॉइंट है, क्या पैक्ट खराब हो गया, तो कहे तो पैक्ट खराब हो गया, तो देख ले सेटलमेंट कर इसको, क्या करे, सेटलमेंट कर वापिस से। तो अब मुझे पता है जिज्ञासा के पास कैसे क्या है बेटा, ज्यादा है, और रेशियो वापिस से 2 कब आएगा, जब मुस्कान का बढ़े, मुस्कान के बढ़े मतलब जिज्ञासा ने अपने कुछ रुपए 250 माइनस एक्स, मतलब अपने कुछ रुपए किसको दे दिए, मुस्कान को, तो उसके कितने हो गए बेटा, 100 प्लस एक्स। और एक अब इसने कहा कि मैंने कुछ एक्स रुपए दिए हैं, तो पैक्ट कब तक रुपए देगी इसको, जब तक रेशियो वापस 2:1 नहीं आ जाता। मतलब जिज्ञासा का 250 माइनस एक्स अपॉन है बराबर कितना आ जाए, 2। तो 250 माइनस एक्स 200 प्लस है, ये इधर आके घटेंगे तो कितने बचेंगे, 50, उधर कितने होंगे 3x, तो x कितना आएगा बेटा, 50 अपॉन 3, अराउंड अराउंड 16। तो इसका मतलब जैसे मैंने 50 छीन लिया, मुस्कान कहेगी देख 16 रुपए और दे, फैक्ट सेट करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, 250 में से 16 गए, कितने बचे 234, और इसने 16 रुपए ले लिए, 116। तो जैसे मैंने छीने, ये छीनने के बाद की सिचुएशन थी, तो इन्होंने कहा पैक्ट तो खराब हो गया। अब इस पैक्ट को अचीव करने के लिए इन्होंने रिएक्शन को आगे पीछे चलाई, तो मुस्कान को रुपए मिलने लगे, मुस्कान को रुपए, और जिज्ञासा का घटने लगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुस्कान को रुपए मिलने लगे तो क्या वो पहले जितने रुपए ला पाई क्या, ऑल ओवर तो घटा हुआ ही है, और जिज्ञासा का तो और ही घट गया, जिज्ञासा के तो और भी अमाउंट है, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज समझ में आई बेटा, पैक्ट वाली कहानी। तो सेम कहानी यहां पर है कि जैसे ही मैंने वॉल्यूम बढ़ाई, वही वाली कहानी, पैसे छीन लिए, जैसे ही मैंने वॉल्यूम बढ़ाई सबकी कंसेंट्रेशन घट गई, सबकी कंसेंट्रेशन है, ये वाली सिचुएशन आ गई। अब आपने यहां से सिचुएशन निकाले, कहा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड है, इसका मतलब रिएक्शन आगे चल रही है, आगे चल रही है मतलब इन दोनों का अमाउंट बनने लगा, इसका घटने लगा।
तो इसका अमाउंट और घट गया, इसका अमाउंट बढ़ा, लेकिन क्या पहले जितना अचीव होगा, क्या पहले वाला जितना अचीव हुए। ये कहानी समझ में आई बेटा, कि जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे सबकी कंसंट्रेशन घटेगी। फिर आप कहोगे अगर रिएक्शन डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो रिएक्टेंट का और घटेगा और प्रोडक्ट का कुछ सा बढ़ जाएगा, कुछ सा, लेकिन पहले जितना बढ़ना नहीं है भाई। मुस्कान के पास पहले 150 थे, जिज्ञासा ने दिए तब भी 116 हो गए, वापस पहले जितना अचीव हुआ क्या, जैसे पहले जितना अचीव हुए नहीं हुआ। देखो ध्यान से, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इनके बीच में, क्लियर है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, रिएक्शन अपनी बेटा PCl3 प्लस Cl2 रिएक्ट करके बनाता है बेटा PCl5। क्या बनाता है बेटा? PCl5। तो ये अपने पास PCl5 है, ये शुरुआत में है। ये PCl3 की कोई कंसेंट्रेशन है, ये Cl2 की कंसेंट्रेशन, और ये PCl5 की कंसेंट्रेशन है। पता नहीं मैम, ठीक है मैं ले लूंगा मैम आधे घंटे। 2 मिनट मुझे लगा कि वैसे है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? एक बात नहीं, सुन लो ध्यान से, ये PCl5 PCl3 और है Cl2। अब थोड़ा ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम पर है, कहां पर है बेटा? मैंने वॉल्यूम बढ़ाई, जैसे वॉल्यूम बढ़ाई दोनों की कंसेंट्रेशन घटेगी। यही होगा बेटा। अब आपने सीधा करना है कि आपने कहा वॉल्यूम इंक्रीज की तो प्रेशर है डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर क्या हो मोल है, मोल क्या हो बेटा? ज्यादा। तो मोल ज्यादा तो रिएक्शन कहाँ आएगी? बैकवर्ड, बैकवर्ड आएगी। तो जैसे ही मैंने वॉल्यूम बढ़ाई सबकी कम होगी, अब रिएक्शन बैकवर्ड चली, रिएक्शन कहां चली बेटा? तो क्या PCl5 और घटेगा? क्लियर है, Cl2 और PCl3 बनने लगेंगे, लेकिन पहले जितने बनेंगे क्या? पहले जितने बनेंगे। ये जो ग्रीन वाले ये नए इक्विलिब्रियम ग्राफ है, ये ग्रीन वाले क्या है? व्हाइट वाले पहले थे। तो देखो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाई तो क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन सबकी घटेगी। क्लियर है, कंसंट्रेशन है सबकी घटेगी। आ रही बात में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है कि सर जैसे वॉल्यूम बढ़ाई कंसंट्रेशन सबकी घटेगी। ये ग्राफ समझ में आया? अगर इसी का अपन दूसरा ग्राफ लें सेम इकानी में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये PCl3 का है, ये हमने कहा Cl2 का, और ये PCl5 का। PCl3 प्लस Cl2 रिएक्ट करके बनाते हैं। मैंने बेटा ये अपनी सिचुएशन है, अब पिछली बार वॉल्यूम बढ़ाई थी, अब सॉरी PCl5, क्लियर है। मैंने क्या किया बेटा, अब की बार वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, सॉरी पिछली बार इंक्रीज की थी ना, अब की बार डिक्रीज कर दी। जैसे वॉल्यूम डिक्रीज करूंगा सबकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, सभी कंसेंट्रेशन है बढ़ जाएगी। तो मतलब वो इक्विलिब्रियम नहीं है, जैसे आपने चेंज किया उसी वक्त कंसेंट्रेशन सबकी बढ़ गई बेटा। बोलो कोई दिक्कत है? सभी कंसेंट्रेशन है बढ़ गई। अब मुझे पता है वॉल्यूम डिक्रीज की प्रेशर है इंक्रीज हुआ, तो रिएक्शन किधर जाएगी? उधर जाएगी जिधर मोल कम है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हुई? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हुई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? PCl5 और बढ़ने लग जाएगा, और वो थोड़े थोड़े, पर पहले जितने कम थोड़ी हो जाएंगे, पहले जितने कम तो नहीं होगी, ये तो बढ़ने लग जाएगा। ये बढ़े हुए थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे? कम। ये ग्रीन वाला क्वेश्चन नया इक्विलिब्रियम ग्राफ है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है अगर मैंने वॉल्यूम घटाई तो कंसंट्रेशन सबकी बढ़ी हुई है, ज्यादा किसकी बढ़ी? प्रोडक्ट की, कम किसकी बढ़ी? रिएक्टेंट की। पिछली बार
घटी की, सबकी घटी, ज्यादा किसकी घटी, प्रोडक्ट की, कम किसकी घटी, रिएक्टेंट की। वो डायरेक्शन से पता लगता है ना, तो जिधर गई उसका देख लेना क्या इफेक्ट होना है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि ट्रिक से चलते हैं, क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो पूरा थोड़ी लिखेंगे, इसलिए अपन कहते हैं ट्रिक की अच्छी है। आ रही बात में, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। मैं यहां से वॉल्यूम से, अब देखो ध्यान से, अब देखो बेटा, जैसे ही मैंने वॉल्यूम बढ़ाई उस वक्त मोल को कोई फर्क पड़ा क्या, मोल को फर्क है। जैसे मैंने वॉल्यूम बढ़ाई सबकी कंसेंट्रेशन घटी, मोल थोड़ी घटे, मोल उतने, आपने वॉल्यूम बदली, क्या बदली बेटा, वॉल्यूम। मोल कैसे फर्क पड़ेंगे, डायरेक्शन से। किससे फर्क पड़ेंगे, रिएक्शन क्या जाएगी बेटा, फॉरवर्ड क्या जाएगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो रिएक्टेंट के मोल घटेंगे, प्रोडक्ट के मोल बढ़ेंगे। रिएक्शन बैकवर्ड आई तो, असल में मोल को बस सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, कंसंट्रेशन को डायरेक्शन से मतलब है नहीं है। डायरेक्शन के अलावा दूसरा फैक्टर भी है। डायरेक्शन के अलावा दूसरा फैक्टर क्या है कि वॉल्यूम का खुद का फैक्टर है ना बेटा, क्योंकि कंसंट्रेशन वॉल्यूम भी है। तो मैंने कहा कि वॉल्यूम बढ़ाई तो आपने कहा सबकी कंसंट्रेशन घटेगी, सबकी कंसंट्रेशन है घटेगी। अब ज्यादा किसकी घटेगी, कम किसकी घटेगी, वो देख लेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड से, लेकिन सबकी कंसंट्रेशन घटी हुई बोलनी है। मैंने कहा बेटा वॉल्यूम घटाई तो सबकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई बोलनी है, ज्यादा किसकी बढ़ी, कम किसकी बढ़ी, वो डायरेक्शन से। मोल किससे देखोगे, डायरेक्शन से। सिर्फ आगे गई तो रिएक्टेंट के घटे, पीछे आई तो प्रोडक्ट के घटे, कहानी खत्म। मोल का तो सीधा सीधा है, डायरेक्शन देखो। कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से, किससे, वॉल्यूम से। अब प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर को, अब मैंने कहा प्रेशर बढ़ाया तो मुझे पता है वॉल्यूम क्या हुई, घटी, और वॉल्यूम घटी तो सबकी कंसंट्रेशन है घटी, सभी कंसंट्रेशन है, सॉरी प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटी, सभी कंसंट्रेशन बढ़ी। अब डायरेक्शन, किससे, डायरेक्शन तो पता करेंगे मोल बढ़ा के घटा। आ रही बात समझ में, तीन चार चीजें यहाँ पे, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे इन पे, समझ में आ गया सबको। तो ये तो लिख लिया होगा, ये नहीं लिखा था, चलो इसे लिख लो फटाफट। जिज्ञासा मुस्कान वाला मत लिखना। तो इसका जो न्यूमेरिकल अप्रोच है उससे हमें ये बस ये चीज सीखने को मिली कि सबकी बड़ी की सबकी घटी, बाकी उसे सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो फटाफट। चलो भाई जल्दी बनाओ, इसे भी हो गया। पूछ ले तो मना कर रहा हूँ, कल पूछ, चल ठीक है, कल बता देंगे तेरे को, खुश। संस्कारी बच्चे, नहीं मैं तो किसी को क्या बिगाड़ूंगा, तुम्हारी संगत ही खराब बेटा, इसके नहीं ट्रेनिंग है ना बेटा, लड़ो मरो, नहीं बेटा मैं नहीं देता, मैं किसी को सिगरेट विगरेट पीने का नहीं कहता, पियो सिंह, लिखो बेटे। अरे कुछ नहीं देता माता, लिख लिया ऐसे, आगे लिखो बेटा। चलो भाई कोई नहीं बेटा, फटाफट लिखो। ओए माता, लिख लिया सबने, चलो जी नेक्स्ट लिखो बेटा। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ
इनर्ट गैस, कोई इनर्ट गैस को ग्रेड कर दे तो बेटा इनर्ट गैस किसी की सगी तो है नहीं, मतलब ना रिएक्टेंट में करती है ना प्रोडक्ट में। सबसे पहले बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, अगर बेटा मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करूं ध्यान से, तो मुझे पता है बेटा कि जो PCl5 गैस है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में। तो मुझे पता है बेटा जो गैस है उसके जो टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मैंने कहा मोल है बेटा N1/V, N2/V और N3/A। अब अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड भी कर दूं तो क्या वॉल्यूम बदलेगी क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखी है, वॉल्यूम क्या कर रखी है कांस्टेंट। अब आपकी इनर्ट गैस ऐड होने से क्या हो रहा है, प्रेशर बदल रहा है, क्या बदल रहा है प्रेशर, टोटल प्रेशर बदल रहा है, क्योंकि टोटल प्रेशर क्या है बेटा मोल के प्रोपोर्शनल, मैं PV इक्वल टू एनआरटी, क्लियर है। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा मोल, क्या है बेटा मोल। आपका मोल बदल रहा होगा, तो सॉरी प्रेशर बदल रहा है क्योंकि आपको पता है आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो करोगे तो टोटल प्रेशर तो बदलेगा ही बदलेगा ना, क्योंकि टोटल मोल बढ़ रहे हैं। लेकिन रिएक्शन को टोटल मोल से क्या मतलब है, रिएक्शन को मतलब अपनी कंसंट्रेशन से, कंसेप्ट तो यही है, वो तो ट्रिक है। क्या मेरे गैस ऐड करने से वॉल्यूम बदली, नहीं बदली, क्योंकि वॉल्यूम तो आपने कहा कांस्टेंट है, और वॉल्यूम बदली नहीं तो कंसंट्रेशन बदलेगी क्या, किसके बदल रहे, इनके बदल थोड़ी रहे, टोटल मोल बदल रहे। इसका मोल तो N1 ही रहने वाला है, इनर्ट गैस को ऐड किया N4 मोल, उससे गैस को क्या ही फर्क पड़ना है, इसका मोल बदला क्या, जो टोटल मोल है वो किसके इक्वल है बेटा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस ए, टोटल मोल बदल रहे। क्या इनका किसी का मोल बदला, इनमें से किसी की कंसंट्रेशन बदली, बोलो कोई दिक्कत है। तो सिंपल सी कहानी, मुझे एक बात बताओ, जब मोल नहीं बदले कंसंट्रेशन नहीं बदलेगी, और जब कंसंट्रेशन नहीं बदली तो क्या होगा बेटा, ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड। तो नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस व्हेन वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट। तो प्रेशर से क्या लेना, वो प्रेशर उसमें इनका प्रेशर बदलने वाला वॉल्यूम है रियलिटी, वो तो ट्रिक है बेटा, वो तो क्या है कंसेप्ट, तो वॉल्यूम से ही है ना, इनमें से कोई डाला इनर्ट गैस को रिएक्शन करेगी फिर तो और रिएक्शन हो जाएगी ना, उसका फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग होगा। इनमें से किसी का मोल बदल दूं दिक्कत क्रिएट करेगी, तो क्या करेगी दिक्कत, फिर तो कंसंट्रेशन बदलने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं इनका मोल बदलू नहीं, बाहर से बदलता रहूं, पी टोटल बदलेगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, किसी का पार्शियल प्रेशर नहीं बदलने वाला है। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, चलो इसे लिखो, आगे वाले बोर्ड पे लिखता हूँ फटाफट क्वेश्चन को, लिख लिया ऐसे, लिख लो फटाफट लिख लो। तो इसमें लिखना देयर आर नो इफेक्ट, हाँ तो जल्दी लिख मेरा बेटा, देखो देर इज नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, there is a no effect of a inert gas when volume is constant, when volume is a, अगर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट हुई तो इनर्ट गैस का कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। क्या बात सबको क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या है बेटा, हाँ क्वेश्चन है कि एक बेटा रिएक्शन है, इसमें PCl5 क्या है बेटा आपके पास गैस है, वो कन्वर्ट होता है बेटा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, क्लियर है। हमें कहा कि किसी टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इसके मोल N1 है, इसके मोल N2 है, इसके मोल है N3 है। साथ में हमें कहा कि बेटा इस गैस का जो P टोटल है वो P1 है। P टोटल कितना है P1, लिखो इसे फिर आगे लिखे, या नेक्स्ट लिखो, इफ इनर्ट गैस इज एडेड, if N for mole inert gas is added, 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 press at constant volume, at constant volume,
total pressure become P2, total pressure become a P2, then Kp of reaction, तो ऑप्शन ए है बेटा आपके पास में। देखो अब वो कह रहा है रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम में खड़ी थी। अगर रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम में खड़ी थी तो मुझे पता है बेटा कि अपने पास रिएक्शन क्या है, PCl5, PCl5 गैस कन्वर्ट होता है बेटा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में। मुझे पता है इसके टोटल मोल कितने हैं बेटा, एन टोटल कितने हैं बेटा, N1 प्लस N2 प्लस N3, क्लियर है। तो इसके मोल फ्रैक्शन क्या आएंगे, N1 अपॉन N टोटल, N2 अपॉन और N3 अपॉन N टोटल, बोलो यही आएगा। अब अगर ये इनकी मोल है तो पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन से किसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, P1 को, टोटल प्रेशर तो P1 था, बोलो कोई दिक्कत है, ये आएगा। अब मुझे पता है बेटा मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सोल्व आउट करोगे N2 डॉट N3 डिवाइडेड बाई N1 इंटू N टोटल क्या है N1 प्लस ए इंटू P1, ये आपका क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या है बेटा आपका इक्विलिब्रियम। अब वो कह रहा है मैंने N48 गैस ऐड की तो प्रेशर हो गया P2, क्या हो गया P2, तो प्रेशर ही तो P2 है, बाकी कुछ थोड़ी बदला है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम तो छिड़ा ही नहीं है। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इसके मोल अब भी कितने रहने N1, इसके N2 इसके, लेकिन अब N टोटल कितने हो जाएंगे, और मोल फ्रैक्शन क्या आएगी बेटा, इन सबको N4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो पार्शियल प्रेशर क्या आएगा P टोटल, अब P टोटल कितना है P2, पार्शियल प्रेशर क्या है बेटा P2, तो Kp क्या आ जाना है बेटा, इसको रख के सोल्व करेंगे, तो N2 डॉट N3 डिवाइडेड बाई N1, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस इंटू P2, बात तो वही है, मतलब दोनों सही है क्योंकि Kp तो बदलेगा ही नहीं, Kp तो बदलेगा ही, वैसे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, क्या होता है। तो अगर ये वाली सिचुएशन में ऐसे लिख दो, इस वाली सिचुएशन में ऐसे लिख दो, बाकी बदलना बदलना कुछ भी, इक्विलिब्रियम कहीं नहीं जाने वाला, कहीं पर भी जाने वाला, क्योंकि आपने वॉल्यूम तो बदली नहीं, वॉल्यूम तो बदली कि सर हमने प्रेशर बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन नीचे, टोटल मोल भी तो बढ़ा दिया, तो अभी तूने क्वेश्चन पूछा था कि सर टोटल प्रेशर भी तो बढ़ रहा है, तो अगर टोटल प्रेशर बढ़ रहा है तो टोटल मोल भी तो बढ़ रहे हैं, तो नीचे मोल फ्रैक्शन भी तो बड़ी होगी अपने आप, जैसे तूने पी टोटल बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन छोटी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पहले तेरे को N1 N2 N3 से डिवाइड कर रही थी, अब तो किससे डिवाइड कर रही है बेटा N1 N3 प्लस N3 प्लस N4। तो अगर मैं क्वेश्चन में ये समझा रहा हूँ कि अगर तुझे हमने वॉल्यूम का तो मैंने तुम्हें समझा दिया, वॉल्यूम बदली नहीं, अब तुमने कहा प्रेशर बढ़ा उसका तो कुछ करो, तो देखो प्रेशर बढ़ने का कोई फर्क है नहीं है, क्योंकि आपने अगर प्रेशर बढ़ाया तो नीचे मोल भी तो बढ़ा दिए, रेशियो तो वही आ जाना है, रेशियो तो क्या आ जाना है, आई बात समझ में, क्योंकि बेटा प्रेशर पार्शियल प्रेशर जुड़ते नहीं, नेट गैस है ना, तो जुड़ी है जाके प्रेशर सीधा ही, कोई रिएक्शन तो हुई नहीं है ना, ठीक है, उसी रेशियो में जैसा सबका बराबर बटेगा ना, उसी रेशियो में सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है, चलो जी लिख लो इसे। नेक्स्ट हेडिंग लगो बेटा, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर,
ये अपने पास PCl5 गैस है बेटा, ये बेटा आपके पास PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। किसी टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इसके N1 अपॉन V मोल है, N2 अपॉन V और N3 अपॉन V इनकी कंसेंट्रेशन है बेटा। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल। आपने प्रेशर तो कांस्टेंट कर रखा है ना, अब आप फिर भी इनर्ट गैस डाल रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ना पड़ेगी ना, किसी एक को तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब आप अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो क्या ऐड होगी बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, जैसे हमने इनर्ट गैस ऐड किया, हमने क्या ऐड किया बेटा, तो इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगी, वॉल्यूम हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। और जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो किसी टाइम टू इक्वल टू T1 पे N1 अपॉन ए V प्लस डेल्टा V, N2 अपॉन V प्लस ए और N3 अपॉन V प्लस ए, तो QC क्या आएगा बेटा, N1 सॉरी N2 डॉट N3 डिवाइडेड बाई N1 1 अपॉन V प्लस ए डेल्टा V, जबकि आपका पहले इक्विलिब्रियम में थी तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था N2 डॉट N3 अपॉन N1 इंटू 1 अपॉन ए V। अब आपने बेटा वॉल्यूम बढ़ाई है, आपने वॉल्यूम में बढ़ाई है, तो QC क्या है बेटा, KC से छोटा, तो QC क्या है बेटा, KC से छोटा। तो अब रिएक्शन को बड़ा करने के लिए कहां जाएगी, फॉरवर्ड, कहां जाएगी, फॉरवर्ड। अब ये डिपेंड थोड़ी, ऊपर होता तो भी गड़बड़ होती, तो हम इससे नहीं करके हम अपने ट्रिक से करेंगे कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर क्या है बेटा, हमें पता है इनर्ट गैस ऐड करने से हमेशा वॉल्यूम बढ़ती है, हमेशा क्या बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है, बस ये याद रख लो, फिर आप अपने आप कर दो, क्योंकि हमेशा वॉल्यूम बढ़ती है इनर्ट गैस ऐड करने से, तो प्रेशर हमेशा कम करना चाहिए। आगे समझ में, बस आपको इसके लिए क्या याद रखनी है कि वॉल्यूम बढ़ती है हमेशा, वॉल्यूम में, फिर अपने वाली ट्रिक को उठा लो, अपने वाली ट्रिक के साथ छेड़छाड़ नहीं, वॉल्यूम बढ़ती है, प्रेशर घटाना है, प्रेशर घटाना है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेना है। आ रही बात समझ में, तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, ये तो कंसेप्ट वाइज है, तो हमें ये चीज समझ में क्या आनी है, इससे हमें समझना है कि वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगी, वॉल्यूम हमेशा, जबकि वहां देखो अब जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम में, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगी। क्लियर है, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे आपको बताइए, क्लियर है। अगर मान लो देखो बेटा, जब हम डेल्टा एन जी जीरो होता है ना, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है, इसलिए वॉल्यूम का कोई इफेक्ट प्रेशर वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर बेटा मेरा डेल्टा एन जी जीरो होता तो ये वाली टर्म नहीं आती, टर्म नहीं आती, तो वॉल्यूम बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, क्योंकि ये रहना था, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए जब डेल्टा एन जी जीरो होता तो हम बोलते हैं नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा में। और उस वक्त इनर्ट गैस का भी कोई इफेक्ट है, क्यों, अगर इनर्ट गैस होती तो भी उसके लिए टर्म तो आती नहीं ना, डेल्टा एन जी जीरो से ऊपर नीचे कट जाएगा ना बेटा, अभी दिखाता हूँ, ये तो लिख लिया, तो इसमें पॉइंट बना के लिख लेना, when we add inert gas volume always increase, when we add inert gas volume is always increase। अब आप अपना वाला कंसेप्ट लगा देना, इसके लिए अब देखो इनके लिए रूल बनाए होते हैं, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी, जैसे स्टोइकियोमेट्री ज्यादा है, स्टोइकियोमेट्री कम है, कहीं को करना है ऐसा, उन रूल्स को याद करने की जरूरत है, कंफ्यूज हो जाता है कई बार। आप तो याद रखो ना, ठीक है, इनर्ट गैस में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हुई तो तब तो वॉल्यूम बढ़ेगी नहीं ना, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो रिएक्शन उधर ले जाओ जिधर वॉल्यूम है, प्रेशर घटे। क्लियर है, इसमें एसोसिएशन में क्या टेंशन है, क्या क्वेश्चन आएगा कि वॉल्यूम बढ़ाने का क्या, हाँ तो कंसेप्चुअल लोगों को स्टेटमेंट थोड़ी है, अब आपको पता है स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन उधर जाएगी जिधर स्टोइकियोमेट्री ज्यादा है, तो ये तो कोई कंसेप्ट थोड़ी है, हमने तो बना रखे हैं, और अगर आया भी तो तुम्हें तो पता है कि स्टोइकियोमेट्री उधर ज्यादा उधर मोल ज्यादा है। क्लियर है, अब जैसे अपने पास है बेटा H2 गैस प्लस I2 गैस कन्वर्ट होता है 2HI गैस में, यही है बेटा, मैंने कहा इसका N1 अपॉन V मोल, इसका N2 अपॉन V मोल, इसका N3 अपॉन ए, के इक्विलिब्रियम क्या आएगा बेटा, N3 अपॉन V का होल स्क्वायर अपॉन ए, N1 अपॉन V इंटू N2 अपॉन ए V, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा N3 अपॉन N1 डॉट ए N2, यही आएगा। अब तूने कहा मैंने इसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम में तो क्या आएगा N1 V प्लस डेल्टा V N2 V प्लस ए
डेल्टा वी N3V प्लस ए डेल्टा वी क्यूसी क्या आएगा N3V प्लस डेल्टा वी का होल स्क्वायर N1V प्लस डेल्टा वी N2V प्लस ए डेल्टा वी कट जाएगा क्या आएगा N3 का स्क्वायर N1 डॉट ए। तो क्या क्यूसी कैसे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ा क्या? तो जिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो तो वॉल्यूम प्रेशर इनर्ट गैस कोई फर्क है नहीं पड़ता। लेकिन हाँ अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आप ये जरूर बोलोगे कंसंट्रेशन सबकी घटेगी। कंसंट्रेशन सबकी घट गई, देख लो कंसंट्रेशन सबकी घट गई, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क है नहीं पड़ा। ये चीज समझने की है, समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ना और नहीं घटना वो तो तुम सीधा सीधा बोल दोगे, इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ना है वो इंपॉर्टेंट है। आगे जाएगी कि पीछे? ये जाएगी कहीं कोई नहीं, डेल्टा एन जीरो तो कहीं जाने वाली। वॉल्यूम बढ़ाते कंसंट्रेशन सबकी घट जाएगी, वॉल्यूम घटाते कंसंट्रेशन सबकी बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? ये चीज सबको समझ में आई बेटा? पक्का? नेक्स्ट स्टडी लगाओ बेटा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। फाइनल इफेक्ट ली चैप्टर कंप्लीट। इतना ही पढ़ाऊंगा, कल का केमिकल खत्म उसके बाद। देखो बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट कुछ नहीं है बेटा कि आप कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो रिएक्शन क्या चाहिए, कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करनी चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके बनाती है 2 अमोनिया, क्या बनाती है 2 अमोनिया, इसकी कंसंट्रेशन C1, इसी कंसंट्रेशन C2, इसी कंसंट्रेशन है C3। इफ ये इक्विलिब्रियम पे किस पे बेटा, इक्विलिब्रियम पे, ध्यान से। इफ वी एड H2 इन रिएक्शन, हमने क्या किया बेटा रिएक्शन में H2 को ऐड कर दिया और अमाउंट, तो जैसे हमने H2 को ऐड किया रिएक्शन कहां जाएगी बेटा फॉरवर्ड, क्या जाएगी बेटा फॉरवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, क्योंकि उसे घटाना चाहेगी रिएक्शन और उसे घटाने के लिए कहां जाना पड़ेगा। अब ध्यान से, ये तो है साथ में मरना तो पड़ेगा ही ना। अब देखो बड़ा ध्यान से कि आफ्टर, तो नाउ आपके पास है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो बताओ H2 की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी? इनिशियल से, इनिशियल से तो बढ़ेगी है। आपने C2 से बढ़ा दिया, अब वापस तो वो आना ही नहीं है, वापस तो C2 आना ही नहीं है ना। आपने बढ़ा के C2 से C3 कर दी, अब घटी तो भी वो ग्राफ समझाया तो वापस तो पहले वाली जितनी होनी नहीं है, तो ऑल ओवर तो C2 कंसंट्रेशन क्या बोलोगे इंक्रीज। बस शिकायत है ना भी ग्राफ वाला कि अगर आपने बढ़ा दी अगर रिएक्शन आगे भी गई तो वापस उतनी तो घटी नहीं ना, तो ऑल ओवर क्या बोलोगे कंसंट्रेशन है इंक्रीज। N2 मारा जाएगा बेचारा, उसकी आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई भी नहीं थी, रिएक्शन आगे चली गई, इसकी कंसंट्रेशन है घटेगी। अमोनिया इसी कंसंट्रेशन है, आ रही असल में, तो सोच समझ के देखना है कि क्या होना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बढ़ा दी तो पहले वाला जितना चाहिए हुए नहीं होना। अगर मैंने कंसंट्रेशन C2 की घटा H2 की घटा दी होती तो रिएक्शन कहां आती बेटा पीछे, क्या आती बेटा पीछे, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन घटती N2 की बढ़ती, H2 की ऑल ओवर बड़ी घटी हुई मानी जाती, क्योंकि पहले जितना तो आना ही, रिकवरी है ही नहीं 100%, रिकवरी 100% है ही नहीं। अगर तुम्हारा हाथ टूट गया तो वापस वैसा का वैसा नहीं होना, वैसा का वैसा नहीं होता कभी भी। जब वो आगे जाएगी तो उतनी कमी होगी, वो तो वापस C2 जितनी पहले तेरे पास 100 रुपए थे अब तेरे पास 150 हो गए, तो अगर तूने वापस देने में जाए तो वापस 100 नहीं होने वाले, वापस हो जिज्ञासा मुस्कान वाला था ना, वापस वही अचीव हुए जैसे पहले थे, नहीं हुए ना, वही कहानी। वापिस आप एक बार बढ़ा दे तो आप ऑल ओवर बढ़े हुए रहोगे चाहे रिएक्शन आगे जाए, क्योंकि उससे पहले इक्विलिब्रियम आ जाना, उससे पहले वापस इक्विलिब्रियम में आ जाना। आ रही बात समझ में? हो गया? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके बनाते हैं 2 अमोनिया, क्लियर है? व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर
एट इक्विलिब्रियम हमने प्रेशर क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, क्या कहना है इनके बारे में? प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटी, वॉल्यूम घटी तो सबकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सभी कंसंट्रेशन है। फिर मोल ऑफ N2, मोल ऑफ H2 और मोल ऑफ अमोनिया। अब रिएक्शन आगे पीछे चलेगी ना। एक मिनट, कंसंट्रेशन तो देखो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, बढ़ाते घटाते सबकी बढ़ गई। अब वापस आगे पीछे चली तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन बढ़ी हुई रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। अब मोल पे तो कोई फर्क नहीं, मोल तो आगे पीछे चलने से कम ज्यादा होते हैं। हमने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन क्या चाहेगी, प्रेशर घटाना चाहेगी, तो कहां जाएगी, आगे। और रिएक्शन आगे जाएगी तो इनके मोल घटेंगे और इसके मोल आगे। बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आसानी से बता दोगे? बोलो भाई। चलो तो कल अपने को बस थोड़ा सा बचा, एक तो अपने को इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से डिफेक्टेड है, क्लियर है। और एक पढ़ना है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बहुत आसान है, क्लियर है। और इतने में आपका चैप्टर, तो आप क्वेश्चन करने शुरू कर दो, ठीक है। और इक्विलिब्रियम वाला जो अपने आप पता लग जाएगा, G = G0 वाला ग्राफ है ना, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, ये नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है।